तो मैंने बताया कि प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस क्या है, इट इज़ करेक्टराइज्ड विद 3 एम्स। मिडल एज वुमेन में होगी, एंटीमाइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ होंगी और सीरम आईजीएम ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, और ये इंट्राहिपैटिक होती है, ठीक है। और हमारे पास सेकेंडरी बाइलरी सिरोसिस जो है वो एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन से होगी और वो असेंड करके कोलेंजाइटिस और बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन ऑफ डक्ट्स भी करवाएगी, ठीक है, करवा सकती है। देन वी हैव, अच्छा, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस इज एसोसिएटेड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। इसमें क्या होगा, इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस। अच्छा, इसमें ओनियन स्किन फाइब्रोसिस होगी इस तरह से, ये फिर ओनियन स्किन इस तरह स्टेनोसिस होगी, और इस तरह डक्ट की इस तरह डायलिटेशन और ओनियन स्किन फाइब्रोसिस इस तरह से होगी, ठीक है। एक्स्ट्रा हिपैटिक डक्ट्स की, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा हिपैटिक डक्ट्स दोनों की डेवलप इनटू बाइलरी सिरोसिस। देख लेते हैं, एक 40 ईयर ओल्ड मेल आता है जॉन्डिस के साथ, इचिंग भी है उसको, ALP बिलियरी उसका 11 है, ALP 2300। ALP जब भी रेज है तो ये कोलेस्टेरेसिस है, ठीक है। ALP रेज्ड कोलेस्टेरेसिस। एक बंदा है जॉन्डिस, प्लूराइटिस और जेंथोमा यानी कि हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिया के साथ आया, ये हमारे पास क्या, प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस। प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस की डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी, सेम वही बात है। सवेयर एब्डोमिनल पेन, एक्यूट बाइलरी कोलिक है, तो ऐसे बंदे को हमने पेन के लिए मॉर्फिन कम करने के लिए देना है, और क्या देना है, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये याद कर लें, ठीक है। एक्यूट बाइलरी कोलिक के बंदे को आपने हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड देना है, ठीक है। एक बंदा आया है विद द इक्ट्रस प्लूराइटिस एंड जॉन्डिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंट्राहिपैटिक डक्ट्स है, तो ये किस चीज़ का केस है, प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस का। ये वही बताया कि टोटल कोलेक्टोमी हुई है, यानी कि उसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ भी है। इक्ट्रस प्लूराइटिस, इंट्राहिपैटिक बाइलरी लीजन है, ओनियन स्किन है, सारे फीचर्स किसके हैं, प्राइमरी बाइलरी कोलेंजाइटिस के, ठीक है। प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस की, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव, वो कह रहे कि जब भी हमारे पास अगर बाइल डक्ट ब्लॉकेज हो जाए तो आगे जो है वो बाइल सॉल्ट्स नहीं जाएंगे, बाइल सॉल्ट्स ने जो है वो फैट डाइजेशन करानी थी, तो फैट डाइजेशन नहीं होगी तो स्टूल में फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होगा। अच्छा, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस, जो ट्रांसफ्यूजन से फैलता है वो हेप बी है, वायरस साइटोमेगैलो वायरस है, हेप बी सी दोनों जो है वो इन्फेक्टेड नीडल्स से और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। आगे देखिए, एक बंदा एब्डोमिनल सर्जरी हुई है और उस पर ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया और उसने जॉन्डिस डेवलप कर दी है, वॉमिटिंग और लेथार्जी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मोस्ट लाइकली कौन सा हेपेटाइटिस फैलता है, हेप बी, और वायरस कौन सा, साइटोमेगैलो वायरस, ठीक है। और मोस्ट लीथल जो है पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो साइटोमेगैलो वायरस ही है, ठीक है। एक बंदा डायग्नोज होता है हेप ए के साथ, 2 वीक्स बाद उसके LFTs नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्रोनिक हेपेटाइटिस ये है कि वो 6 मंथ्स के लिए हो। हेप सी बहुत साल के लिए है, अगर मतलब क्रोनिक है तो वो फाइब्रोसिस होगी उसकी, ठीक है। क्रोनिक लिवर डिजीज़ का जो हिस्टोलॉजिकल फीचर है वो फाइब्रोसिस है। विद दिस वी आर डन विद द गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। Thank you.